स्टूडेंट्स, एनएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रीट की साइंस की क्लास केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स की अपन ने स्टार्ट की है, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच, उसका लेक्चर 1 मैं डाल चुका हूं। आज जो हम बात करेंगे वो लेक्चर 2 की, और फिर कल इसका एक लेक्चर 3 और होगा। इस हिसाब से जो आपके रीट के टॉपिक्स हैं उनमें हर टॉपिक से रिलेटेड 60-60, 70-70 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, कि हमें पता है कि एसिड, बेस, सॉल्ट के अंदर और पीएच में जो एग्जामिनर 3 चीजों को मेनली लेता है। एक तो वो लेता है इंडिकेटर, सूचक, और दूसरा उसका ऑप्शन होता है पीएच, और तीसरा ऑप्शन होता है सॉल्ट से बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इंडिकेटर बेस है, सूचक बेस है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, आपको भी अच्छा लगेगा, कि इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जिसके जलीय विलयन में आप फिनोल्फथलीन डालें और फिनोल्फथलीन डालने पर उस सॉल्यूशन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो आप सबको पता है कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन सूचक है। सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है, कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, इसकी जानकारी जो आपको देते हैं, आप जानते हैं, वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर आप सबने पढ़े हैं, 2 तरह के होते हैं। कुछ इंडिकेटर तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उनको हम प्राकृतिक सूचक कह देते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको लैब में बनाए जाते हैं। और जनरली जो 2 लैब में बनाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आप सबने नाम सुने हैं, एक को फिनोल्फथलीन बोलेंगे और दूसरे को मेथिल ऑरेंज बोलेंगे। अब आप सबको पता है कि जो फिनोल्फथलीन है वो एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस रहता है। जैसे मान लीजिए ये एसिड है, और मैं अगर इसके अंदर फिनोल्फथलीन डालूंगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बेस के अंदर फिनोल्फथलीन को डालता हूं तो आपको पता है गुलाबी रंग आ जाता है। कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, इस चीज का जो आप सबको पता है, पता हम किसकी सहायता से लगाते हैं, हम इंडिकेटर्स की सहायता से पता लगाते हैं। और यहां जो आपका सूचक है वो आप सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा सूचक है, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन आपको पता है, फिनोल्फथलीन को जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं या एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो रंग में कोई चेंज नहीं होता, फिनोल्फथलीन कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो आपसे यहां बहुत प्यारा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम फिनोल्फथलीन को डालें और जो कलर है वो आपको पिंक कलर का दिखाई देने लग जाए। तो यहां हमसे क्वेश्चंस को पूछने का बहुत अच्छा पैटर्न पूछा है। अब आपको यह पता होना चाहिए ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड आप सबको पता है लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। और नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड होता है। उदासीन ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो ना एसिड से रिएक्शन करते हैं और ना बेस से। याद करें, राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक में नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं। पहला है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा है NO, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चौथा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और पांचवा है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब इसमें से नाइट्रोजन के ये जो 2 ऑक्साइड्स हैं, हाल में ही ये क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक में भी पूछा गया था, इनमें से उदासीन ऑक्साइड कौन सा है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड तो उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ये सब अधात्विक ऑक्साइड है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आपको पता है अम्लीय होती है। इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया होगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये उदासीन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालोगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप फिनोल्फथलीन डालेंगे तो आपको पता है कैसा रंग आएगा, गुलाबी रंग आएगा। इसीलिए यहां आंसर कैल्शियम ऑक्साइड जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको पता है H2CO3 बनता है। H2CO3 सबको पता है कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है,
ये एसिडिक मीडियम होगा जबकि ये बेसिक मीडियम होगा। और आप सबको पता है बेसिक मीडियम के अंदर फिनोल्फिन कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, इसीलिए इसका आंसर थर्ड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से 9th 10th की बुक पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड की नेचर पर पूरी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की। 10th क्लास 9th क्लास में सीधी सी बात लिखी हुई है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अ से अम्ल, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कुल मिलाकर आपको पता लगाना होता है कि कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, कौन सा ऑक्साइड उदासीन है और कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। याद रखना है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड और एक नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, हंसाने वाली गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। ये तीनों ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है। अब यहां हमें दिखा कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है कैल्शियम धातु है, धातु का ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय है। Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड, क्लोरीन अधातु है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय है। क्वेश्चन में यह पूछा गया कि हमें उभयधर्मी ऑक्साइड छांटना है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय, पानी उदासीन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्षारीय। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड्स कैसे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स है। मैं आपको कुछ 8-10 उभयधर्मी ऑक्साइड्स बता रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए रीट के हिसाब से। देखें, रीट का पेपर अच्छे लेवल का भी बन सकता है, और क्योंकि ये सारी चीजें 9th 10th के बेस पर है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर ये 9th 10th आउट ऑफ कोर्स है, नहीं, ये सब कुछ आ सकता है। इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो इसको याद करने की तरीका है बेसन, बेसन, बेसन। आपको पता है बेसन को गाल पे लगाते हैं शादियों में, गाल, लेकिन गलती से कहां लग गया, जीभ पर। और ऐसा कब होगा, जब आशिकी होगी। तो ये जो है ये सारे के सारे ऑक्साइड्स उभयधर्मी ऑक्साइड है। बे का मतलब बेरिलियम के ऑक्साइड, एन सन का मतलब टिन के ऑक्साइड, गा का मतलब गैलियम के ऑक्साइड, अल का मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जीव का मतलब जिंक के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, पर का मतलब लेड के ऑक्साइड, आशिकी का मतलब आर्सेनिक के ऑक्साइड। जिसके अंदर कम से कम आपको रीट के बेसिस पर बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड तो पता होने चाहिए। ये ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। बार बार एक ही बात, अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस आपके काम की है, फायदेमंद है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इन क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं भी रेगुलर क्लासेस डालूं। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं रीड से रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो हमारा ऐप है, आप एनएम क्लासेस के मतलब आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पर आपको एनएम क्लासेस का ऐप इस तरीके का मिलेगा और आप इसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपको वहां कोर्स स्टोर के अंदर एक तो रीट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट किए हैं, और साथ ही साथ रीट के मैथ्स के क्वेश्चंस वो आपको वहां मिल जाएंगे और आप वहां से उनको देख सकते हैं। और वैसे तो मैं YouTube पे तो डालूंगा, लेकिन वहां जैसे आपको लगता है कि जल्दी जल्दी स्पीड के हिसाब से, तो आप वहां से इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी का सॉल्यूशन है, हल्दी है हल्दी, और मैं इन चारों में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हल्दी को डालूं और वो सॉल्यूशन लाल हो जाए। तो आप सबको पता है कि जो हल्दी है, जो हमारे कपड़ों पर कई बार हल्दी लग जाती है और हमारी मम्मी वगैरह जब उनको साबुन से धोती है तो वो जो हल्दी का दाग है वो लाल हो जाता है। और सबको पता है कि जो साबुन है वो बेसिक होता है। इसका मतलब इन चारों के अंदर जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हल्दी को डालने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है। आप सबको पता है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है।
वो इंडिकेटर्स जो आपको प्रकृति देती है, वो इंडिकेटर जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, वो इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। हल्दी के द्वारा भी आप ये पता लगा सकते हैं ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है, क्योंकि एसिड में तो इसका रंग नहीं बदलता, लेकिन बेस के अंदर मैंने कहा जब आप इसको साबुन से धोते हो तो कलर लाल हो जाता है। बहुत क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वही चीज, बस क्वेश्चन को पूछने का ये तरीका है। आपको 4 सॉल्यूशंस दे दिए गए, एक पोटेशियम एसीटेट का सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है। 4 सॉल्यूशंस आपके पास रखे हुए हैं, चारों में आपको हल्दी डालनी है और आपको यह बताना है कि कौन से सॉल्यूशन का रंग लाल हो जाएगा। अब आपको इतना सा आइडिया अगर होगा क्वेश्चन का कि बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी लाल रंग देती है, बेसिक मतलब क्षार के अंदर हल्दी लाल रंग देती है, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें हल्दी लाल रंग देगी। तो पहला एग्जांपल है पोटेशियम एसीटेट। आप सब जानते हैं ये पोटेशियम एसीटेट है। पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन, पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का मतलब पानी H+ है और साथ में OH- है। जैसे ही आप पोटेशियम एसीटेट को पानी के अंदर डालेंगे, पोटेशियम एसीटेट का जैसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको एक तो मिलेगा एसिटिक एसिड और एक आपको मिलेगा KOH। सबको पता होता है कि एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, लेकिन जो KOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और सबको पता होता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो 100% आयनाइज हो जाए। जितने भी KOH बनेंगे वो सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे, सारे के सारे आपको OH आयन देंगे। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, सारे एसिटिक एसिड H+ नहीं देंगे, परिणाम स्वरूप माध्यम में OH आयन आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज होंगे। सॉल्यूशन में पानी के अंदर खूब OH आयन रहेंगे, जिसके कारण माध्यम की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी और प्रकृति क्षारीय होते ही उसमें आप हल्दी डालोगे तो आप सबको पता है कैसा रंग आएगा, लाल रंग आ जाएगा। कॉपर सल्फेट को अगर आप पानी में डालें, ये रहा कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो आपको पता है एक तो बनेगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगा H2SO4। पहले ही बता चुका, एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो ये तो वीक बेस है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, खूब H आयन देगा, परिणाम स्वरूप माध्यम की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी और अम्लीय माध्यम के अंदर तो आपको पता है हल्दी लाल रंग नहीं देती। सोडियम सल्फेट की बात करें, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर सोडियम सल्फेट को आप पानी के अंदर डालोगे तो आपको पता है एक तो बनेगा Na+ के साथ OH जुड़ेगा तो NaOH और SO4 के साथ H+ जुड़ेंगे तो आपको पता है H2SO4 बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का जो विलयन होता है उसकी प्रकृति आपको पता है उदासीन रहती है। इस सॉल्यूशन की pH तो कितनी बनी रहेगी, 7 बनी रहेगी। चौथा ऑप्शन आपके पास फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो आप सबको पता है ये Fe+3 है, ये Cl- है। Fe+3 के साथ 3 पानी के OH जुड़ेंगे, बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेंगे 3 HCl। आप सबको पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, परिणाम स्वरूप माध्यम एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक माध्यम के अंदर आपको पता है हल्दी का रंग येलो ही रहता है, लाल बेसिक सॉल्यूशन में होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज की बात की है। एक इंडिकेटर हमने पढ़ा फिनोफ्थलीन, एसिडिक मीडियम में रंग चेंज नहीं होता, उसका कलरलेस होता है वो, लेकिन बेसिक मीडियम में डालते ही गुलाबी हो जाता है। आपको हल्दी के बारे में बताया, हल्दी साबुन से धोने पर याद रखेंगे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लाल हो जाती है, वैसे येलो ही रहती है। और इसी तरीके से एक इंडिकेटर और हमारी 9th-10th की बुक में है मेथिल ऑरेंज। ये भी एक लैब में बनाए जाने वाला सूचक है, ये भी एक संश्लेषी सूचक है जो आपको जानकारी देता है अम्ल क्या है और क्षार क्या है। इसको ऐसे याद करना होता है, रॉय, एक रॉय साहब है, रॉय साहब क्या है, जो मिथाइल ऑरेंज है इसको रॉय साहब से याद करें। ऑरेंज, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये रेड कलर का हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये येलो कलर का हो जाता है।
तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को HCl के अंदर डालेंगे तो HCl का सॉल्यूशन तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन में आपको पता है रायसॉप जो मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पीएच, अब कुछ क्वेश्चन मैं पीएच के बेसिस पे बता रहा था। कल मैंने कहा ना, कल रिएक्शन बेसिस क्वेश्चन चलेंगे, कल रिएक्शन बेसिस क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद, हाँ, इसके बाद मैं बायोलॉजी, ऐसा नहीं है मुझे बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आती है, वो बात अलग है कि पढ़ाने का जो मेन मेरा है वो स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में है, लेकिन इसके बाद फिर बायो के भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। पीएच को डिफाइन किया गया है, पीएच क्या है। अब देखिए यहां पीएच का पहला ऑप्शन है -log(H+ion), तो जल्दीबाजी में यही आंसर ना कर दें, जल्दीबाजी सारे ऑप्शंस को आराम से देखें, क्योंकि आप सबको पता है पीएच की पहली डेफिनेशन होती है कि पीएच क्या होता है, H आयन की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग होता है उस चीज को आप सबको पता है पीएच कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो ये पानी है, इस पानी के अंदर हमने HCl डाला। अब HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल 100% आयनाइज हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में खूब सारे H+ आयन देगा। अब ये H+ आयन क्या करते हैं, H+ आयन पानी के साथ रिएक्शन करके H3O+ बना लेते हैं। यानी कि जितने भी H+ है वो, मतलब पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जैसे HCl का सॉल्यूशन बनाया अपन ने, तो HCl को पानी में घोलोगे, तो पानी में जैसे ही घोलोगे तो ये आपको खूब सारे H+ आयन देगा, और वो सारे के सारे H+ आयन पानी के साथ रिएक्शन करके H3O+ में बदल जाते हैं। इसीलिए कई बार ये भी लिखा रहता है pH बराबर -log(H3O+ की कंसंट्रेशन। ध्यान रखें ये भी pH है। और तीसरी जो फॉर्मूला है log(1/H+), ये भी pH है। कैसे है, क्योंकि जो log(1/H+), अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबको रीड देनी है, और रीड के अंदर सबने पढ़ा होगा log(m/n). log(m/n) होता है log(m - log(n). तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे log(1 - log(H+). log(1) का मान सबको पता होता है 0 माइनस log(H+). तो इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी गया। ध्यान रखें पीएच क्या है, पीएच -log(H+ आयन भी है। H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक P पोटेंज होता है, -log(H3O+ भी लिख सकते हैं, log(1/H+ भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमसे पीएच बेस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो पीएच बेस पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जब भी हमसे एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा होगा तो पीएच निकालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो पहले पीओएच निकालेंगे, और आप सबको पता है पीएच और पीओएच इन दोनों का योग मिलाकर 14 होता है। कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले आपके काम आते हैं। पहला फॉर्मूला, जब भी पीएच निकालने को कहे तो पहला फॉर्मूला -log(H+ आयन). H+ आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग पीएच कहलाता है। लेकिन कई बार वो बेसिक सॉल्यूशन देता है, तो उस स्थिति में पहले आप पीओएच निकालेंगे। पीओएच बराबर होता है -log(OH) आयन की कंसंट्रेशन, और आप सबको पता है पीएच और पीओएच इन दोनों का योग मिलाकर 14 होता है। तो जब बेसिक सॉल्यूशन की पीएच निकालनी होती है तो पहले पीओएच निकालकर फिर आप उसको 14 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, पीएच बराबर क्या होता है, -log(H+ आयन की कंसंट्रेशन। अब ये H आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है 9th 10th के लेवल पर, वो होता है C-अल्फा। पीएच कैसे निकालेंगे, आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, HCl का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप उसकी पीएच निकालें। तो पीएच कैसे निकालते हैं, H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना होता है। H आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, C-अल्फा से निकालेंगे। C क्या होगा, C जो भी आपको अम्ल है उसकी कंसंट्रेशन जो होगी, जो भी अम्ल है, जैसे वो कहेगा HCl है, इसकी कंसंट्रेशन ये है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा है, आपको देखना पड़ेगा, जनरली आपके कोर्स में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ही दे रखा है, तो उनके लिए अल्फा का मान 1 होता है, क्योंकि वो 100% क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी।
और अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। अब आपको कहा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर डायरेक्ट ही दे दिया एच आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, मजा आ गया, एच आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। फाइनली मुझे क्या निकालना है, पीएच। अब पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच आयन की कंसंट्रेशन, और एच आयन की यहां कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -8। अब मुझे 2 इंटू 10 की पावर -8 का नेगेटिव लॉग निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखें, a इंटू 10 की पावर -b, ये a है, इंटू 10 की पावर -b का अगर मुझे नेगेटिव लॉग निकालना हो, तो इस माइनस वाले को आगे ले आना, b को, जो पावर में है इसको आगे ले आना, पावर को आगे चढ़ा लेना, माइनस की जगह प्लस में ले लेना और रिमेनिंग ऐसे लिख लेना, b माइनस लॉग ए। कहने का मतलब जब आप इसको लोगे pH a इंटू 10 की पावर -b का नेगेटिव लॉग, तो ये 8 को तो आगे ले आओ, शेष को छोड़ दो, शेष ऐसे लिख दो माइनस लॉग, और log 2 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 8 में से 0.3010 घटेगा, तो फाइनली जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 7.699। इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर 7.699 आएगा और आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। पीएच स्केल सब जानते हैं, एक स्केल होती है 0 से 14 तक जिसमें मान होते हैं। पीएच 7 आपको पता है उदासीन है, 7 से कम जैसे जैसे जाते चलोगे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और 7 से ज्यादा जाओगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल समझ में आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, HCl को आपने पानी में घोला और टोटल 200 लीटर, तो टोटल 100 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया। अब वो कहता है कि उसके अंदर HCl के कितने मोल होंगे ताकि विलियन की पीएच 2 हो जाए। देखिए मैं आपको फिर बोलता दूं, आप ये ना सोचें ये क्वेश्चन 11th 12th के, ये क्वेश्चन सारे के सारे 9th 10th बेस है। वो बात अलग है कि हम रेफरेंस बुक नहीं करते, हम आज भी हिंदी मीडियम के हिसाब से पुरानी परिपाटियों को चला आ रहे हैं। ये ओलंपियाड के और एनटीएससी के इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये होने को 9th 10th बेस है, लेकिन है भी 9th 10th बेस पे, लेकिन वो उम्मीद करता है एग्जामिनर की आपको ये सारी चीजें आए। देखिए वनपाल वन रक्षक में ही अभी हाल में इस तरह का लेबल जब उसने पूछा कि इनमें से अनायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, धनायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, और बायोमोलिक्यूल्स के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो आप ये ना सोचें कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते। और फिर उसके बाद जब एग्जाम होगा उसके बाद अगले दिन फिर आप कुछ भी कहो कि पेपर का लेबल ये और वो, कोई बात नहीं। देखिए यहां ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझे कि एक 100 लीटर का सॉल्यूशन है, मतलब मैंने HCl बोल दिया, ये 100 लीटर का HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। यानी पानी के अंदर आपने HCl को घोला है और ये पूरा 100 लीटर का बना लिया। अब ये कहता है इस सॉल्यूशन की जो पीएच है ना, पीएच वो है 2, और वो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें HCl के कितने मोल हैं, HCl के कितने मोल हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आने लायक क्वेश्चन है इस तरह के HCl के मोल। कुछ नहीं है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का, रेफरेंस बुक का, कुछ भी नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि साहब ये सर क्या है, कुछ नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का, वो बात अलग है, आप हल्ला मचाते रहो। अब देखिए पीएच निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको पता। अभी अभी मैंने आपसे कहा H आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है Cl। ठीक है, पता। यहां C क्या है, अम्ल की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता, जो भी आपने अम्ल काम में लिया, जैसे HCl काम में लिया, इसकी सांद्रता। और सांद्रता निकालने का फॉर्मूला सबको पता होता है, मोल बटे आयतन। कंसंट्रेशन सबने पढ़ा होगा ना, मोल बटे आयतन। अल्फा यहां 1 होगा क्योंकि HCl प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल के लिए अल्फा 1 होगा। अब मुझे यहां ये HCl अम्ल की कंसंट्रेशन, HCl अम्ल की सांद्रता, सांद्रता कैसे निकालेंगे, HCl के मोल बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन मुझे दे रखा है 100 लीटर, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मोल। आ रहा है समझ में। अब यहां मुझे H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, तो जनरली क्या होता है, उल्टा हो जाता है कई बार। कैसे,
जनरली हमसे एच आयन की कंसंट्रेशन देके पीएच निकलवाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीएच देके एच आयन की कंसंट्रेशन निकालने को कह सकता है। जब किसी क्वेश्चन में मुझे पीएच दे रखी हो और एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो, तो एच आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस पीएच। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पीएच दे रखी है, इसकी मदद से मैं एच आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूंगा। एच आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला 10 की पावर माइनस पीएच। तो आप एच आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे 10 की पावर माइनस 2। ये आपके पास 10 की पावर माइनस 2 आ गया। वॉल्यूम आपके पास कितना लीटर दे रखा है क्वेश्चन में? 100 लीटर। ये है HCl के मोल, 100/100 आ गया समझ में? अरे आया नहीं आया, इसको नीचे ले आओ, 100/100 तो समझ में आ गया होगा कितने मोल निकलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वापस सुने, क्वेश्चन ये है कि एक 100 लीटर का सॉल्यूशन है HCl का, जिसकी pH 2 है। वो पूछ रहा है बताओ इसमें HCl के कितने मोल है। सीधा सा फॉर्मूला है, एच आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है, HCl की कंसंट्रेशन HCl के मोल बटे विलयन का आयतन, यही तो होता है सांद्रता मोल बटे आयतन। अल्फा का मान 1 क्योंकि HCl प्रबल अम्ल। एच आयन कैसे निकाला? 10 की पावर माइनस पीएच से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास मोल। 0.001 नॉर्मल NaOH विलयन है, इसकी मुझे पीएच फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पीओएच निकलती है, और पीओएच कैसे निकालते हैं? पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन की कंसंट्रेशन। OH आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है C अल्फा। C अल्फा, C क्या है? दिए गए क्षार की सांद्रता। दिए गए क्षार की सांद्रता कितनी है? 0.001। 0.001। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा का मान 1। आप इसको लिख सकते हैं कितना? 10 की घात माइनस 3 लिख लोगे ना, 1/1000 10 की घात माइनस 3 लगा दो, माइनस लॉग 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 का नेगेटिव लॉग लोगे तो सबको पता होगा 10 की पावर माइनस b का नेगेटिव लॉग लेने पर ये माइनस 3 आगे आ जाता है, प्लस हो जाता है। वैसे भी लगा दो ना, अभी बताया था ना मैंने, ये 10 भाई 10 की पावर माइनस 3 का नेगेटिव लॉग लोगे तो ये माइनस 3 आगे आएगा, तो 3 पीओएच बराबर 3। और आपको आना भी चाहिए 10 की पावर माइनस b का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये b के बराबर। 10 की घात माइनस b का 10 की घात माइनस b का नेगेटिव लॉग लेंगे तो b के बराबर हो गया, यानी 3 के बराबर हो। अब आपको समझ में आ गया होगा pH और pOH इन दोनों का योग मिलाकर 14 होता है। pH आप फाइंड आउट कर लोगे, 14 में से कितना? 3, आंसर 11। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखें ये लेवल है, इस लेवल पर आपको पहुंचना ही पड़ेगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आरपीएससी की तो पसंद है, हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड की भी पसंद हो। 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl विलयन की पीएच क्या होगी? अच्छे से इसको ध्यान रख लें क्वेश्चन को। 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? अब हमें पता है पीएच कैसे निकालते हैं, सर ने बता रखा है pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। सही है, सर ने बता रखा है H आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला C अल्फा। C क्या है? C है दिए गए अम्ल की सांद्रता। अम्ल की सांद्रता है 10 की पावर माइनस 8, अल्फा 1 होगा क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है, तो H आयन 10 की पावर माइनस 8 आ गया। तो आप करोगे माइनस लॉग 10 की घात माइनस 8। सर ने बताया था 10 की घात माइनस b, 10 की घात माइनस b का नेगेटिव लॉग लेने पर b के बराबर आएगा, तो ये 8 आना चाहिए। pH बराबर 8, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन की pH तो हमेशा 7 से कम होगी। आपने खुद ने कहा है कि 0 से 7 के बीच में रहेगी एसिडिक सॉल्यूशन की pH तो, और HCl का सॉल्यूशन दे रखा है तो इसकी pH कभी 8 हो ही नहीं सकती, क्योंकि HCl के सॉल्यूशन की pH 8 थोड़ी होगी, ये तो एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन की pH तो 7 से कम होगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा 6 व 7 के बीच में, और वही उसका आंसर होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 6.9। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है,
रीट लेवल पर आप ऐसी बात ना सोचें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए इसके सॉल्यूशन की बजाय तो ऐसा सोच ले एसिडिक सॉल्यूशन का आंसर तो हमेशा 7 से कम ही आना है, अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो फिर उसका आंसर 6 व 7 के बीच में एक ऑप्शन होगा, इसीलिए इसका आंसर यहां 6.9। 3 एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखें सॉल्ट के टाइप, डबल सॉल्ट, 3 डबल सॉल्ट दिमाग में रखने हैं। पहला डबल सॉल्ट मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट .6s, एक सॉल्ट ये रहा, एक सॉल्ट ये रहा, डबल सॉल्ट। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, दो ही धनायन दो ही ऋणायन, डबल सॉल्ट। पोटास एलम, एक सॉल्ट ये रहा, K2SO4, 2 सॉल्ट है तभी तो बोला डबल सॉल्ट, एक सॉल्ट ये रहा, एक सॉल्ट ये रहा, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस .24S2। तीसरा डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, 2 आपको दिखेंगे डोलोमाइट, 2 है उपरोक्त सभी। अब कुछ क्वेश्चन क्योंकि देखो जनरल साइंस की बेसिस पे भी आ सकते हैं, मधुमक्खी के डंक की पीएच पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। सोचेंगे मधुमक्खी जब काटती है तो सबको पता है कि बॉडी में जलन होती है, चाहे मधुमक्खी काटे चाहे चींटी काटे, सीधा सा कारण है कि वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, और फॉर्मिक एसिड का यूपीएससी नेम आप सबको पता है मैथेनोइक एसिड है। तो मधुमक्खी के डंक में एसिड है और एसिड की पीएच तो आप सबको पता है क्या होगी, 7 से कम होगी, इसीलिए इसका आंसर 7 से कम। कुछ एनसीईआरटी बेसिक भी आंसर पूछे जा सकते हैं। एक टेबल बना रखी है राजस्थान बोर्ड की बुक में 10th के लेवल पर कि इसकी पीएच क्या है, इसकी पीएच क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूस आप सबको पता है, हमारा पेट, हमारा स्टोमक, हमारा उदर, उसमें कई सारी जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस स्रावित करती हैं, ऐसा खतरनाक जठर रस स्रावित करती हैं, सब कुछ पचा देती हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसकी बहुत खतरनाक एसिड है, खतरनाक प्रबल अम्ल है, उसकी पीएच होती है 1.2। दूसरा लेमन जूस, नींबू पानी 2.2। तीसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सब जानते हो एंटासिड 10, और कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस बता रखा है और उसकी पीएच कितनी बता रखी है 14। तो थोड़ा सा हल्का हल्का पीएच का आइडिया भी ले, जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट ब्लड की पीएच पूछ ली थी 7.4, तो गैस्ट्रिक जूस की 1.2, लेमन जूस 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस की कैटेगरी में आता है। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी पीएच 14। आपको पता है जैसे जैसे पीएच कम होगी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एसिडिक रेन भी राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है कि जो अम्लीय बरसात होती है उसकी पीएच की रेंज क्या है, तो आप सब जानते हैं अम्लीय बरसात क्यों होती है। ये जो आपके सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये हमारी गाड़ियों से जो निकलता है धुआं, उनमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, धरती पर टपकते हैं, एसिडिक रेन है, और एसिडिक रेन की जो पीएच होती है वो 5.6 से कम होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा सॉल्ट है जिसको पानी में डालें और उसकी जो नेचर है वो उदासीन होगी। सोडियम एसीटेट को अगर आप डालोगे तो आपको पता है एक तो बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा NaOH, तो इसकी पीएच तो 7 से ज्यादा होगी। NH4 + Cl- पानी में डालोगे तो बनेगा NH4OH और HCl। NH4OH आपको पता है वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो माध्यम अम्लीय है, इसकी पीएच 7 से कम। पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो बनेगा QH और साथ में HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना जो सॉल्ट होता है उसका जो विलियन है उसकी पीएच हमेशा कितनी रहती है, 7 बनी रहती है। सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालोगे तो एक तो बनता है NaOH और एक बनता है H2CO3। NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण समझ में आ गया होगा पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी,
तो ये पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन की प्रकृति उदासीन होगी, KCl। एक बार पुनः बात, पसंद आती है क्लासेस तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें जितने भी ग्रुप्स हैं। और आपको लगता है कि यहाँ क्लासेस स्लो चलती है तो फिर आप ऐप पे जाएं, वहां थोड़ा सा फास्ट स्पीड से आप उन क्लासेस को जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने केमिस्ट्री का ऐप बनाया है, इसके बाद फिर बायो का और देन फिजिक्स का। इनमें से हाँ इसे काफी कुछ कर देंगे, ज्यादा नहीं, हर में 3-3 मतलब 60-60 70-70 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। इनमें से वो कौन सी अवधारणा है, किसी भी अवधारणा के अनुसार इनमें से कौन क्षार नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप सबको पता है, आर्सेनियस की अवधारणा, पानी में डालें अगर H आयन दे तो अम्ल है, OH आयन दे तो क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह रहे हैं, एंटा एसिड कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसकी pH कितनी होती है, इसकी pH 10 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो ये तो OH आयन देगा, और OH आयन जो देता है वो तो क्षार है, तो ये तो क्षार हो गया। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा क्षार नहीं है। अमोनिया, अमोनिया की स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत आप सबको पता है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, जो H+ है, सबने पढ़ा होगा दूसरी अवधारणा ब्रोंस्टेंट-लॉरी अवधारणा। ब्रोंस्टेंट कहता है अम्ल वो है जो H+ दे, क्षार वो है जो H+ दे। तो जो अमोनिया है, जो अमोनिया का विलयन है, मतलब अगर जैसे मैं ये आपसे कहूं कि अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या करेगा, अगर अमोनिया जो है, अगर मान लीजिए ब्रोंस्टेंट के अनुसार अगर हम बात करें तो अम्ल तो वो है जो H+ आयन दे और क्षार वो है जो H+ आयन ले, तो अमोनिया क्या करेगा, H+ को ग्रहण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट होगा अमोनियम आयन में। और आपको पता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है, तो ये भी क्षार है। H2PO2 भी H+ ग्रहण करेगा क्योंकि नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव को चाहता है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO2 में। लेकिन जो BF3 है, BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर BF3 की है, सबने पढ़ा भी होगा। BF3 लुईस अम्ल होता है, BF3 लुईस अम्ल है। BF3 के अंदर अगर आप देखोगे तो इस बोरॉन के पास किसी तरह का, बोरॉन के पास 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, सबने पढ़ा भी होगा। 3 तरह की अवधारणा है, एक बार वापस बता देता हूं। आर्सेनियस जो OH आयन दे, ब्रोंस्टेंट-लॉरी जो प्रोटॉन ग्रहण करे, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, क्षार वो है जो लोन पेयर दूसरे को डोनेट करते हैं और अम्ल वो है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। BF3 का आप सबको पता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना स्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो आप सबको पता है क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। इसीलिए यहां BF3 लुईस अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, जो ब्रोंस्टेंट अम्ल है और लुईस अम्ल है, दोनों का काम करें। ब्रोंस्टेंट अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, आपको पता है अम्ल वो है जो प्रोटॉन दे। ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, लेकिन ये प्रोटॉन दे सकता, क्योंकि अमोनियम आयन जब अपना प्रोटॉन देगा, H+ आयन देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जो ब्रोंस्टेंट अम्ल का भी काम कर रही है और लुईस अम्ल का भी काम कर रही है। तो ब्रोंस्टेंट अम्ल का तो अमोनियम आयन इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन देता है, और लुईस अम्ल ये कहता है कि जो धनावेशित आयन्स होते हैं, धनावेशित धातु आयन्स होते हैं या धनावेशित आयन होते हैं, वो लुईस अम्ल होते हैं, और जो ऋणावेशित आयन होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। इसीलिए यहां आंसर क्या जाएगा, अमोनियम आयन। ऐसा कौन सा है जो अम्ल का भी काम करे और क्षार का भी काम करे। जैसे अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन क्या है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम बैलेंस ही 4 हो सकती है। अब ये H+ आयन ग्रहण नहीं कर सकता, ये H+ आयन त्यागेगा ही, और जो प्रोटॉन देता है वो आपको पता है अम्ल है, तो इसका मतलब अमोनियम आयन तो अम्ल है। अगर हम PO3-3 की बात करें तो इसके पास तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, अब ये भी बताया, वो तो क्षार है। H3O+ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है ये प्रोटॉन तो ग्रहण करेगा नहीं, ये तो त्यागेगा ही, और ये बदलेगा H2O में। और जो H2PO4- है, ये दोनों काम कर सकता है, ये प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है,
जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो आपको पता है क्षार है, तब तो बनाएगा H3PO4, और आपको पता है ये प्रोटॉन त्याग भी सकता है तो बना लेगा HPO4-2, इसीलिए इसका आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में हमें यह बताना है HCl का संयुग्मी क्षार कौन सा है। तो आप सबको पता है HCl अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, जब अपने में से एक H+ दे देते हैं तो जो रिमेनिंग चीज बचती है वो संयुग्मी क्षार है, पढ़ा भी होगा। तो यहां HCl क्या है, अम्ल है, ये एक H+ आयन देगा तो उसके बाद Cl- बचेगा, और Cl- क्या कहलाएगा, HCl का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। ये सब चीजें आप सब लोगों ने इतने दिन से पढ़ रहे हैं रीट में, तो आइडिया होना चाहिए कि HCl का संयुग्मी क्षार Cl- होगा, क्योंकि ये अम्ल है। अम्ल जब में अपने में से एक H+ दे देता है तो संयुग्मी क्षार बनता है। सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्या है, सोडियम पोटेशियम और सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये संकुल यौगिक तो है नहीं, संकुल यौगिक तो ब्रैकेट में होते हैं। सिंपल एसिड भी नहीं है, एसिड तो है ही नहीं। डबल सॉल्ट के अंदर भी नहीं पड़ा, डबल सॉल्ट में तो 2 सॉल्ट होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, लेकिन आपको ऐसा लगे 2 धनायन एक ऋणायन तो फिर वो मिक्स्ड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। सोडियम पोटेशियम सल्फेट मिक्स्ड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। मिश्रित अम्ल, किसकी प्रकृति अम्लीय होगी, ब्लड की पीएच आपको पता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, चूने का पानी बेसिक होता है, लाइम जूस लेमन जूस एसिडिक होते हैं, इसीलिए आंसर फर्स्ट होगा। अगर आपको लगती हैं क्लासेस अच्छी तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू।